हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एक्सेट्रा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनिजम्स की कि वो फाइट करे डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ को कॉज करते हैं, बीमारी को बनाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है, ये बीमारी क्रिएट करते हैं। तो उनको फाइट करने के लिए जो एबिलिटी होती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और जो इम्यूनिटी है वो एक पार्ट है इम्यून सिस्टम का। इसके बाद हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द इम्यून सिस्टम एंड हाउ टू प्रिवेंट डिसीज़ फ्रॉम पैथोजन इज़ नोन एज इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है इम्यून सिस्टम के अंदर, और वो ये इंश्योर करती है, ये प्रिवेंट करती है कि जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि पैथोजन्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, उनके बारे में स्टडी करना, लिख रहा है स्टडीज़ करना, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इम्यूनो एंड लॉजी, जिसमें इम्यूनो जो हो जाएगा वो हो जाएगा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, वाइल जो लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो हम स्टडी करें इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे विच इज़ अ साइंटिस्ट और क्लिनिशियन हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर आर नोन एज इम्यूनोलॉजिस्ट। इम्यूनोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट होते हैं या फिर क्लिनिशियन होते हैं जो कि डायग्नोस करते हैं, इट मीन्स प्रिवेंट करते हैं कि किस तरीके से हम इम्यून सिस्टम में जो डिसीज़ की जा रही हैं, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उनको उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में ट्रीटमेंट करना कि किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, उसको हम इम्यूनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इम्यूनोलॉजिस्ट भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पहला हो जाएगा इम्यूनो और सेकंड हो जाएगा लॉजिस्ट। तो इम्यूनो हमारा हो जाएगा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, और जो लॉजिस्ट है वो रिलेट हो जाएगा साइंटिस्ट से या फिर क्लिनिशियन से जो इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसीलिए हमने इसको बोला इम्यूनोलॉजिस्ट। तो इम्यूनोलॉजिस्ट अ साइंटिस्ट और क्लिनिशियन हु डायग्नोज एंड ट्रीट इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, उनको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट। हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी के टाइप हैं वो मेनली दो रहते हैं, पहला रहता है इन्नेट इम्यूनिटी और सेकंड रहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी इस टाइप की इम्यूनिटी रहती है जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट रहती है और ये ट्रांसफर्ड होती है जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में भी जो इम्यूनिटी ट्रांसफर्ड होती है वो इन्नेट इम्यूनिटी ही कहलाती है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक मीन्स नॉन टारगेटिंग द स्पेसिफिक वन, यानी कि जो इन्नेट इम्यूनिटी रहती है वो नॉन स्पेसिफिक रहती है। इट मीन्स नॉन टारगेटिंग, यानी कि वो किसी को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करती है। जो बाहर का पार्टिकल्स आता है बॉडी के अंदर, फॉरेन पार्टिकल्स, उसको डायरेक्ट किल कर देती है। वो ये नहीं देखती है कि वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो किस टाइप का वायरस है, किस टाइप का बैक्टीरिया, वो ये चीज़ नहीं स्पेसिफाइड करती है। इट मीन्स वो नॉन टारगेटिंग है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट डज़ नॉट हैव मेमोरी, और ये किसी भी टाइप की मेमोरी नहीं बनाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे विच इज़ इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो रहती है उसके फॉलोइंग टाइप्स रहते हैं, या फिर कह सकते हैं जो बैरियर हैं उसके फॉलोइंग टाइप्स हैं, जिसमें पहला है फिजिकल बैरियर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है सेलुलर बैरियर और फोर्थ है साइटोकाइन। तो सबसे पहले हम फिजिकल बैरियर के बारे में देखेंगे। इट इंक्लूड स्किन एंड म्यूकस कोटिंग इन यूरोजेनेटिकल एरिया एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि फिजिकल बैरियर में हमारा स्किन आता है। स्किन हमको फिजिकली प्रिवेंट करती है किसी पैथोजन से, और म्यूकस की कोटिंग रहती है यूरोजेनेटिकल एरिया में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसकी वजह से जो डिसीज़ कॉज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सेकंड देखेंगे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आता है एसिड इन स्टमक, हमारे जो स्टमक के अंदर एसिड रहता है वो हमको हमारे बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल चले जाते हैं, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स चले जाते हैं, उनको किल करने का काम हमारे अंदर जो स्टमक के अंदर जो एसिड रहता है वो किल करता है। सेकंड देखेंगे सलाइवा इन माउथ,
जो माउथ के अंदर हमारा सलाइवा है वो भी किल करने का काम करता है। एंड थर्ड देखेंगे टीयर्स फ्रॉम आई, तो वो भी एक रेड पार्टिकल चला जाए या कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाए जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, तो हमारी बॉडी में आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। उन आंसुओं की वजह से हमारे आंखों के इट मीन्स हमारी आंखों के आंसू के साथ साथ हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो ख़राब पार्टिकल्स हैं, वो भी हमारी आंखों से निकलने लग जाते हैं। थर्ड देखेंगे विच इज़ सेलुलर बैरियर, इट इंक्लूड WBCs, यानी कि सेलुलर बैरियर। सेलुलर में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा सेल, तो इसके अंदर सेल आएगा जिसमें पहला है WBC जिसकी फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल, लाइक PMNL की फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो सेलुलर बैरियर के अंदर सेल आता है विच इज़ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल के भी टाइप रहता है विच इज़ PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। उसके अलावा मोनोसाइट्स आता है एंड नेचुरल किलर्स आते हैं, वो भी सेलुलर बैरियर की तरह वर्क करते हैं। इसके बाद हम फोर्थ देखेंगे विच इज़ साइटोकाइन। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरन विच प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉन इन्फेक्टिव सेल, यानी कि अगर कोई सेल है वो इन्फेक्ट हो चुका है किसी वायरस से तो वो एक तरीके की प्रोटीन को सिक्रीट करता है जिसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। उस इंटरफेरेंस से पता चल जाता है कि अब जो हमारी बॉडी के अंदर है वो वायरस आ चुका है जो अब हमको किल करेगा। तो हमारे जो बचे कुछ सेल होते हैं जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं किसी सेल से, वो बच जाते हैं जब ये इंटरफेरेंस नाम का प्रोटीन सिक्रीट होता है। तो साइटोकाइन के अंदर हम ये देखा। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी का टाइप है विच इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम देखेंगे। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जस्ट ऑपोजिट है इन्नेट इम्यूनिटी के, यानी कि जो फीचर्स हमने इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर पढ़े थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जस्ट ऑपोजिट है। सबसे पहले हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑब्टेन आफ्टर बर्थ एंड इट इज़ स्पेसिफिक मीन्स इट क्रिएट आ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर स्पेसिफिक पैथोजन, यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमको बर्थ के बाद मिलती है अनलाइक इन्नेट इम्यूनिटी, और ये स्पेसिफिक रहती है। इट मीन्स ये जो क्रिएट करती है ये एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करती है किसी पैथोजन को किल करने के लिए, और इट हैज़ मेमोरी, ये मेमोरी बनाती है अनलाइक इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मेमोरी नहीं बनाती है लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेमोरी बनाती है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस आ रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स। जब मैंने बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेमोरी बनाती है, तो दो तरीके की मेमोरी बनाती है। पहला हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी, सेकंड हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जब बनाती है जब उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स मिलता है, और सेकेंडरी मेमोरी जब बनाती है जब उसको सेकेंडरी रेस्पॉन्स मिलता है। अब हम देखेंगे द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स, यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें पहली बार रेस्पॉन्स दिया जाता है उसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी रेस्पॉन्स विच हैज़ लो इंटेंसिटी। और जो प्राइमरी रेस्पॉन्स रहता है उसमें लो इंटेंसिटी रहती है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन विद हाई इंटेंसिटी इज नॉन एज सेकेंडरी रेस्पॉन्स, यानी कि उसी सेम पैथोजन को उसका एनकाउंटर जो करा जाता है उसमें हाई इंटेंसिटी रहती है और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स, और सेकेंडरी रेस्पॉन्स का दूसरा नाम भी रहता है जिसको जाना जाता है एनामेस्टिक रेस्पॉन्स से भी। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स आर कैरिड बाय टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन अवर ब्लड, यानी कि जो प्राइमरी रेस्पॉन्स रहता है और जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स रहता है वो कैरिड करा जाता है टू स्पेशल सेल से। उन दो स्पेशल सेल का नाम है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं जो कि सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबल के लिए रेस्पॉन्स रहते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। The B lymphocyte produce an army of protein to fight disease-causing organisms. These protein are called antibodies. यानी कि जो B lymphocytes हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आर्मी को, प्रोटीन की, जो कि फाइट करती है डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को। उस प्रोटीन को हम जानते हैं एंटीबॉडीज़ के नाम से। किसके नाम से? एंटीबॉडीज़ के नाम से। वाइल इसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम, यानी कि जो टी सेल है वो बी सेल की हेल्प करते हैं इन प्रोटीन को, यानी कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन के लिए। ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, 2 आर स्मॉलर कॉल्ड लाइट चेन एंड 2 आर लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन। यानी कि जो एक एंटीबॉडी है उसमें हम देखेंगे इसके मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। उन 4 पेप्टाइड चेन में 2 तो स्मॉलर रहती हैं एंड 2 लॉन्गर रहती हैं।
जो स्मॉलर रहती हैं उनको हम लाइट चेन के नाम से जाना जाता है, और जो लॉन्गर चेन है उनको जाना जाता है हैवी चेन के नाम से। हैंज एंड एंटीबॉडी आर रिप्रेजेंटेड एज, तो एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करा जाता है फॉर्मूले से है जो कि है H2L2, H2L2 के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं और वो अपनी अपनी वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिसमें पहला है IgA, IgM, IgE, IgG। इसकी एक ट्रिक है रहती है जिसको हम याद कर सकते हैं गेम से, यानी कि G से आ जाएगा IgG, A से आ जाएगा IgA, M से आ जाएगा IgM और E से आ जाएगा IgE। और जिसमें IG रहता है उस IG की फुल फॉर्म रहती है इम्यूनोग्लोबिन। ये चीज़ हमें समझ आ गई। इसके बाद हम तो इम्यूनोग्लोबिन ए फाउंड इन मदर्स मिल्क, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए जो है वो मदर्स के मिल्क में मिलती है जो लैक्टेटिंग मदर्स रहती हैं। इम्यूनोग्लोबिन जी फाउंड इन प्लेसेंट्रा, जो इम्यूनोग्लोबिन जी है वो प्लेसेंट्रा में मिलती है। इम्यूनोग्लोबिन एम, जो इम्यूनोग्लोबिन एम है इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ये सबसे ज़्यादा बड़ी एंटीबॉडी रहती है जो कि मिलती है ब्लड के अंदर और लिम्स के अंदर। एंड इम्यूनोग्लोबिन ई कॉज एलर्जी, जो एलर्जी क्रिएट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो इम्यूनोग्लोबिन ए अगर हमारी बॉडी का अंदर बढ़ जाए तो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज होने लग जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे मोरेवर हैवी चेन एंड लाइट चेन आर जॉइंट टुगेदर बाय अ डाइसल्फाइड लिंकेज, जो हैवी चेन जो हमने देखा था और लाइट चेन जिसका फॉर्मूला था H2L2, ये दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं डाइसल्फाइड लिंकेज से। और जो रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो किस इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा होता है वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ऑर्गन बिकॉज ऑफ CMI, यानी कि ग्राफ्ट रिजेक्शन या रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन जो हो रहा होता है वो CMI यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट हम, देयरफॉर आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल, हमारी बॉडी के पास एबिलिटी रहती है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, अभी हम एंटीबॉडी का जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि वाई शेप जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का जिसमें ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग वाई शेप जैसा सिमिलर दिख रहा है। यहाँ पर ये है एंटी बाइंडिंग साइड, इधर भी एंटी बाइंडिंग साइड है। जो मैंने बताया था इसके अंदर हैवी चेन और लाइट चेन मिलती है, तो जो हैवी चेन है ये हमारी हैवी चेन रिप्रेजेंट करेगी, ये 2 है इसलिए हमने इसको H2 बोला था। और 2 लाइट चेन है, ये एक लाइट चेन है और ये एक लाइट चेन है इसलिए हमने इसको L2 लिखा था, इसलिए इसको H2L2 बोला जाता है। यानी कि 2 हैवी चेन रहेंगे 2 लाइट चेन रहेंगे। ये हैवी चेन और लाइट चेन दोनों किस लिंकेज से जुड़ी रहती है इसको बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेज, क्योंकि यहाँ पर ये सल्फाइड दिख रहा है, 2 सल्फाइड है, एक ये है और एक ये, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये सारे ये है डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि कोई एंटीजन आता है उसको अपने साथ बाइंड कर लेती हैं ये एंटीबॉडीज़। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।